लिमिट स्टेट मेथड के बारे में थोड़ी सी जानकारी आज के लेक्चर में लेने वाले हैं। वीडियो बहुत ही शॉर्ट होने वाला है, स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहिए। बस देखिए, आज के लेक्चर में हम जो इंट्रोडक्शन है लिमिट स्टेट का वही बस देखने वाले, छोटे छोटे पॉइंट है उसको ध्यान से देखिए, कॉन्सेप्ट क्या होता है ये समझिए। देखिए, अगर लिमिट स्टेट मेथड की बात कर रहे हैं, पिछले कई लेक्चर में हमने वर्किंग स्ट्रेस मेथड से आरसीसी बीम को डिजाइन किया था, वो वर्किंग स्ट्रेस मेथड थी। अब यहाँ पे लिमिट स्टेट मेथड है, इसके आगे जो भी मॉडल आएंगे ये लिमिट स्टेट मेथड से ही आपको डिजाइन करना है। तो लिमिट स्टेट मेथड, लिमिट स्टेट का मतलब क्या है? अ लिमिट स्टेट इज अ स्टेट बियॉन्ड विच द स्ट्रक्चर नो लॉन्गर सेटिस्फाइज डिजाइन परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स। मतलब क्या कि दोस्तों, ये एक लिमिट स्टेट है, कोई भी स्ट्रक्चर है तो उसका एक स्टेट आता है, तो ऐसा लिमिट स्टेट है जिसके पार द स्ट्रक्चर नो लॉन्गर सेटिस्फाइज डिजाइन परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट। अब एक लिमिट के बाद ना ये बीम को आप बोलोगे ना कि अब बेंड नहीं होना है, डिफ्लेक्ट नहीं होना है, क्रैक नहीं होना है, तो उस लिमिट के उस पार ये आपके डिजाइन रिक्वायरमेंट्स कुछ भी सेटिस्फाई नहीं होने वाले। तो एक ऐसा जो लिमिट है उसको ही हम लिमिट स्टेट मेथड बोलते हैं। मतलब उस लिमिट तक एक आध मेंबर को डिजाइन करना, उसी मेथड को लिमिट स्टेट मेथड बोलते हैं। हल्का हल्का बोल दूं तो किसी भी इंसान का एक लिमिट होता है, बोलते कि इतनी लिमिट तक मैं सुन सकता हूँ, ठीक है, भला बुरा जो भी कहो, बट उसके बाद आप अगर कुछ बोलोगे तो वो जो डिजाइन परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट है वो बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं होगी। मतलब एक लिमिट तक मैं सुनूंगा, उसके अगर बाद में आप कुछ बोलोगे तो ये मुझसे उम्मीद मत रखिए कि मैं शांत बैठूंगा। समझ रहे हो? यही पैरामीटर यहाँ पे अप्लाई होता है, समझने के लिए एग्जांपल दिया, हालांकि फैक्ट भी वही है। आगे बढ़ते हैं। अब लिमिट स्टेट दो तरीके के होते हैं। पहला, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। एक लिमिट स्टेट होता है जहां पे इंसान का गुस्सा टूट जाता है, उससे कुछ अपोजिट रिएक्शन होने की संभावना होती है। वैसे ही सेम एक लिमिट के बाद स्ट्रक्चर फेल हो जाता है। वो क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। तो ये उस लिमिट तक, मतलब जहां पे स्ट्रक्चर फेल होने वाला है उस लिमिट तक जो स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाता है उसमें यह लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स डिजाइन किया जाता है। अब लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स मतलब क्या? उस स्टेप पे या उस पोजीशन में, उस स्टेज पे क्या चेक किया जाता है? तो पहली चीज, बेंडिंग नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखा जाता है। कंप्रेशन इंट्रोड्यूस नहीं होना चाहिए, शियर डेवलप नहीं होना चाहिए, उसमें टॉर्शन भी डेवलप नहीं होना चाहिए। तो ये कई सारी चीजें हैं जो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में ध्यान में रखी जाती है। तो लिमिट स्टेट मेथड से डिजाइन करने के जो पहले दो तरीके हैं उसमें से पहला तरीका हमने देख लिया, उसमें क्या क्या ध्यान रखा जाता है ये भी देख लिया। फिर उसके बाद दूसरा मेथड आता है लिमिट स्टेट का। थोड़ा कंटिन्यूएशन में थ्योरी सुनना ना, मुझे पता है कितना बोरिंग होता है, बहुत बोरिंग होता है, बट सह लेना मेरे दोस्त आज के लेक्चर के लिए। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिएबिलिटी। अब इंसान का गुस्सा है ना, उसके ऊपर वापस आते हैं। अब ये किसी भी मेंबर को डिजाइन करने की अनदर मेथड है। अब ये लिमिट स्टेट ऐसा है कि उस स्टेट तक इंसान मतलब हाथापाई नहीं करेगा, उसके ऊपर भी अगर आप कुछ बोल दोगे तो इंसान हाथापाई नहीं करेगा, कुछ उल्टा सुल्टा नहीं बोलेगा, वो सुनता रहेगा, बट उसका ना अंदर से उसको रिएक्शन आने चालू हो जाएंगे, अब तो इसको देखना ही है, अब इसको ऐसा ही करूंगा। तो वो रिएक्शन, मतलब क्या बोल सकते हो उसको, इंडिकेशंस दिखने लगते हैं। तो लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिएबिलिटी के लिए अगर आप डिजाइन करोगे तो इसका मतलब बीम तो काम कर रहा है, अभी तक फेल नहीं हुआ है,
मैं अभी के अभी गिर जाऊंगा, बीम बोल रहा है कि ऐसा नहीं, वो बोलेगा मुझ में क्रैक आ सकते हैं। देखिए क्रैक आ सकते हैं, डिफ्लेक्शन आ सकता है, वाइब्रेशन हो सकता है, बट मैं फेल नहीं होऊंगा। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिएबिलिटी। तो लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिएबिलिटी मेथड का यूज करके अगर आप डिजाइन कर रहे हो किसी चीज को, तो डिफ्लेक्शन ना हो, क्रैकिंग ना हो, वाइब्रेशन ना हो, इन चीजों का ध्यान रखा जाता है। इतना सिंपल है। आगे बढ़ो। कैरेक्टरिस्टिक लोड नाम का एक कॉन्सेप्ट फिर आ जाता है इसमें। अब कैरेक्टरिस्टिक लोड की अगर बात करनी है तो M20 ग्रेड का कंक्रीट है, एक मिनट, वो तो स्ट्रेंथ हो गया। कैरेक्टरिस्टिक लोड मतलब क्या, अलग से समझाता हूँ। इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ लोड दैट हैज 95% प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एक्सीडिंग ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर। मतलब ये बीम लिमिट स्टेट मेथड से आप डिजाइन कर रहे हो, तो इसके ऊपर एक आध लोड दिया और उसको अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक लोड कहना है, मानो कि ये लोड है, तो इसको कैरेक्टरिस्टिक लोड कब कहूंगा मैं, कि इसकी पूरी जिंदगी में इस बीम के 95% चांस है कि इस लोड के अबाव और लोड नहीं बढ़ेगा। 95% चांसेस है। मानो कि ये 60 किलो न्यूटन लोड आपने कैरेक्टरिस्टिक लोड माना, तो 95% चांसेस है कि ये 60 किलो न्यूटन के ऊपर कभी जाएगा ही नहीं। उस लोड को कैरेक्टरिस्टिक लोड बोलते हैं। बड़े काम दिमाग से, ठंडे दिमाग से सुनते रहिए, सारी चीजें भेजे में उतर जाएगी। अब ये निकाला कैसे जाता है, तो कैरेक्टरिस्टिक लोड F इज इक्वल टू मीन लोड प्लस 1.65 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। अब फॉर्मूले की डेप्थ में नहीं जाते हम, फॉर्मूला बस कभी लगा तो याद रखना। गॉट इट? ओके। जो गवर्नमेंट एग्जाम्स के प्रिपरेशन करते हैं ना, नोट्स बनाए रखा करो। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। अब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होता है, डिफाइंड एज द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फेल। इसके उल्टा है ये, मतलब कोई भी अगर मटेरियल लिया, मानो ये Fe415 ग्रेड का मैंने क्या किया, स्टील बार लिया। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितनी होगी, ऑब्वियसली 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो अब 415 से नीचे कितना भी लोड हो, 410, 400, 390, तो इतनी लोड पे 5% से ज्यादा 1% भी चांस नहीं है कि ये मटेरियल फेल हो जाएगा। सिंपल बता दो, Fe415 ग्रेड का स्टील है, गॉट इट। अब इस पे मैंने लोड दिया 390 किलो न्यूटन, तो ये फेल होने के चांसेस है ना 5% से भी कम है। इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। जैसे कि M20 ग्रेड के कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होगी, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। गॉट इट? तो ये निकालते कैसे, FCK इज इक्वल टू मीन स्ट्रेंथ माइनस 1.6 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। अगेन इसके उल्टा फॉर्मूला है, दैट्स इट। लास्ट का पॉइंट है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स। अब जो बात हम कर रहे हैं ना, उसको सुनिए, उससे ज्यादा आइडिया आ जाएगी। यहाँ पे गिने चुने ही पॉइंट लिखे हैं मैंने। अब पार्शियल सेफ्टी फैक्टर और सेफ्टी फैक्टर, आप बोल सकते हो कि सर दोनों में क्या डिफरेंस है, कहीं पे नहीं मिलेगा सुनने को। सेफ्टी फैक्टर और पार्शियल सेफ्टी फैक्टर क्यों जरूरी है, दोनों टर्म अलग अलग। तो दोस्तों, जब हम स्टील स्ट्रक्चर, केवल स्टील ही मटेरियल है, ऐसे स्ट्रक्चर जब डिजाइन करते हैं ना, उस टाइम पे यूज किया जाता है सेफ्टी फैक्टर, ओनली सेफ्टी फैक्टर। बट जब स्टील यानी रेनफोर्समेंट के साथ कंक्रीट भी ऐड हो जाता है, दो अलग अलग मटेरियल, तो उस केस में स्टील और कंक्रीट दोनों के सेफ्टी फैक्टर्स अलग होते हैं। तो इसके लिए सेफ्टी फैक्टर पार्शियली स्टील को
पार्शियली कंक्रीट को अप्लाई करने पड़ते हैं, पार्शियली इधर पार्शियली इधर। इसके लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, ये अपनी लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया। बाकी तो सुनने में बहुत सारी चीजें आएगी आपको कि सेफ्टी फैक्टर्स अप्लाइड सेपरेटली फॉर द कंक्रीट, सेफ्टी फैक्टर अप्लाइड सेपरेटली फॉर द कंक्रीट एंड स्टील। तो ये टेक्निकल वर्ड सुनने के बाद थोड़ा दिमाग नर्वस हो जाता है, उससे बेहतर है पार्शियली स्टील पार्शियली कंक्रीट। आगे बढ़ते हैं। अकाउंटेड फॉर अनसर्टेनिटीज इन बोथ द लोड्स एंड मटेरियल स्ट्रेंथ सेपरेटली। मतलब पार्शियल सेफ्टी फैक्टर का काम क्या है, उनकी जिम्मेदारी अकाउंटेड, जिस अकाउंटेबिलिटी की आजकल जेनजीज बात कर रहे हैं ना, अकाउंटेबिलिटी, यहाँ पे भी एक अकाउंटेबिलिटी है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर की, जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है कि कुछ लोड में अनसर्टेनिटीज हो सकती है। हमने सोचा था 60 बट आया 65 किलो न्यूटन, वेरिएशन हो सकता है। तो वो चीजें ध्यान में रख के एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आता है, उसी को पार्शियल सेफ्टी फैक्टर बोलता है। हालांकि ये जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है मटेरियल के लिए और लोड के लिए अलग अलग अप्लाई होता है, ये आगे हम बात करने वाले हैं। अप्लाइड फॉर आरसीसी फॉर स्टील एंड कंक्रीट, स्टील और कंक्रीट के लिए अलग अलग। फॉर मटेरियल स्ट्रेंथ, किसी भी मटेरियल की स्ट्रेंथ हो तो उसमें पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कैसे अप्लाई किया जाता है। फॉर कंक्रीट 1.5 होता है, फॉर स्टील 1.15। सिंपली मैं मतलब बताता हूं, जब भी आप कोई स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हो ना, तो उसका 50% एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ कंक्रीट में प्रोवाइड किया जाता है और 15% स्टील की स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जाती है, ताकि इन फ्यूचर कोई मटेरियल में करोजन हो गया, कोई डिटोरेशन हो गया, है ना, कंक्रीट में क्रिपिंग हो गया, हो सकता है ना, सेग्रीगेशन हो गया, उसके कारण स्ट्रेंथ में कुछ कमी हो सकती है। ये पहले से ही ध्यान में रख के उस मटेरियल की स्ट्रेंथ को 1.5 टाइम्स डिजाइन किया जाता है। अब 1.5 टाइम्स मतलब क्या, ये ऊपर का 0.5 है ना, इसका मतलब 50% बढ़ा के, और इधर 15 जो एक्स्ट्रा का है ना, ये 15% बढ़ा के। ये पूरी आपको समझे इस लैंग्वेज में बता रहा हूँ, और जानबूझ के थ्योरेटिकल लेक्चर ले रहा हूँ आज, ताकि कॉन्सेप्ट फिट रहे दिमाग में। हो गई बात मटेरियल स्ट्रेंथ की। अब दूसरा चांस ये भी तो है कि लोड का कैलकुलेशन जब आप आज कर रहे हो 2026 में, आपको पूरे बीम पे आने वाला लोड मालूम पड़ रहा है 60 किलो न्यूटन। कल जाके पता चला आपकी शादी हो गई, शादी होके फिर बच्चे हो गए, 1-2 नहीं 4-5 हो गए, तो उस बीम पे ऑब्वियसली लाइव लोड बढ़ेगा ना। तो ये सारी कंसिडरेशन ध्यान में रखते हुए लोड को 1.5 से मल्टीप्लाई किया जाता है, जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है, और फिर उसके लिए डिजाइन किया जाता है। मतलब आज का कैलकुलेशन 60 है, तो डिजाइन करोगे आप 60 इंटू 1.5 इक्वल 90 किलो न्यूटन के लिए। एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ, बुरा मत मानना, 4-5 बच्चे बोले सर, बुरा मत मानना। सो दैट्स इट अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करने में क्या हर्ज है, कमेंट करिए, मोटिवेशन बढ़ाते रहिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।